how you are going to perform the research. So basically the stages of research used to give you the knowledge about what process you are actually going to work on. आप असलियत में क्या काम करने जा रहे हैं या आप कौन से काम को अंजाम देने जा रहे हैं, उसका कौन से चरण है जो जो आप करेंगे, तभी तो आप कर पाएंगे. अगर आपको पता ही नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए कि मैं रिसर्च करूंगा सर, और कोई पूछ दे कि भाई रिसर्च में क्या क्या होता है बता दो, तो हम तुमको ले लेंगे. किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे, पीएचडी में जाएंगे या फिर आप एमफिल में जाएंगे और वहाँ रिसर्च से जुड़ा हुआ काम होता है, या किसी फर्म में आप अप्लाई करेंगे, देन दे विल आस्क यू व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिसर्च. बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन द रिसर्च वर्क, देन ऑफकोर्स यू हैव टू नो अबाउट इट. किसी को अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वो बैट बॉल लेके अगर ग्राउंड में पहुंच जाए और उसको नियम ही नहीं पता क्रिकेट में 6 बॉल होते हैं या कैसे मारा जाता है, तो फिर वो क्रिकेट कहाँ से खेल पाएगा. तो नियम का पता होना, दायरों का पता होना, यह आपको किसी भी चीज़ों से जोड़ता है. यानी अब आप रियली में उस चीज़ को अंजाम दे सकते हैं या कार्य कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको नियम और दायरों का नहीं पता है तो आप सिर्फ दर्शक बन के या श्रोता बन के या सुन सकते हैं या तारीफ कर सकते हैं, आप उसमें सहभागी नहीं हो सकते हैं. सहभागी होने के लिए नियम के बारे में पता होना चाहिए. तैराकी के बारे में सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आप कूद जाएंगे और आपको तैरना नहीं आता है तो फिर आप डूब जाएंगे. तो इसी तरह स्टेजेस ऑफ रिसर्च, इट मीन्स दैट यू हैव द नॉलेज, यू हैव द अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द रिसर्च. इन ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ द रिसर्च इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज you are supposed to perform the research, you are supposed to do the research. So stages of research is basics knowledge, basic understanding related to the research. Any of the person, any of the student who is involved in research, he should have proper knowledge about these stages. जो कहीं भी किसी भी स्तर से अगर इन सारे चरणों में इन्वॉल्व है रिसर्च से, तो उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि क्या क्या इसमें चरण है. तो पहला जो सबसे टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है स्टेजेस ऑफ रिसर्च में, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द स्टेजेस ऑफ रिसर्च इज द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक. विषय का चयन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है. आज हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. गुड मॉर्निंग मनी, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि पहले क्लास में हम ये बहुत डिटेल में आपको हम बता चुके हैं. सारा कुछ सब कुछ बता देने के बाद फिर से डिटेल में जाएंगे तो शायद ये क्लास कम पड़ जाएगा. तो आज हम चाहते हैं कि सरसरी तौर पर आपको हम बता दें, क्योंकि ज़्यादा दिन क्लास के नहीं बचे हैं. उसके बाद फिर आप लोगों का एग्ज़ाम भी होना है. तो आज हम हल्का कवर करेंगे, लेकिन किसी को कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ जरूर लीजिएगा बीच में रोक कर. इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप आधी अधूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको शायद कन्फ्यूज़न रहेगा, आप खुल कर नहीं लिख पाएंगे या कहीं बोल नहीं पाएंगे, या आप में जो कॉन्फिडेंस की भावना है वो कम रहेगी. जब ज्ञान होता है तो अपने आप वह अभिव्यक्ति में बदल जाता है या कॉन्फिडेंस में बदल जाता है. अब आते हैं स्टेजेस ऑफ रिसर्च में. द फर्स्ट वन वाज सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक. सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक का मतलब है विषय का चयन. विषय ऐसा चुनना चाहिए जो कि व्यवहारिक हो, और जो अवेलेबल रिसोर्स है, समय, संसाधन, मानव जितना आपको मिला है. मान लिया आप पीएचडी कर रहे हैं, 3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल, या आप स्टेट यूनिवर्सिटी है तो 7 साल का समय है, लेकिन एक मानक समय है कि 4 साल, 3 से 4 साल के बीच में ज़्यादातर लोग जमा कर देते हैं. तो आपके पास 3 से 4 साल है, तो ऐसा विषय चुने जो कि इतने दरमियान में हो जाए. पहला रिसोर्स, आपको हर महीने 8,000 रुपया मिलता है स्कॉलरशिप. अब यह भी ज़रूरी है कि उसी रिसोर्स में आपका कंप्लीट भी हो जाए. ऐसा ना हो कि आप ऐसा टॉपिक चुन लें जिसके लिए ज़्यादा फंड की ज़रूरत हो. आप अकेले पीएचडी में करते हैं, कोई टीम नहीं होता है आपके लिए, तो आपके पास मानव के नाम पर आप हैं और आपको गाइड करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन सारा मेहनत आपको अकेले ही करना होता है. तो ऐसा विषय चुने जो कि उतने समय में, उतने रिसोर्स में और उतने मानव टीम के साथ आपका कंप्लीट हो जाए. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि विषय वो ले जो आपके पसंद का हो. यानी समय, संसाधन, मानव ये तो ज़रूरी है, लेकिन विषय अगर आपके पसंद का नहीं है तो आप क्यों करेंगे भाई. आपको अगर कोई विषय थोप दिया जाए, गाइड ने कह दिया कि यह विषय बहुत पॉपुलर है, ये बहुत हो रहा है, चाहे इस पर डिमांड बहुत है, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसके साथ न्याय नहीं होगा. इट मीन्स दैट द सब्जेक्ट विच द रिसर्चर वांट टू परफॉर्म द रिसर्च, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज फॉर रिसर्च इज अ गुड एंड appropriate. Otherwise, if some subject is
enforced by someone else and the researcher is doing the research, then he will not be able to bring out the correct research report or outcome. सही आउटकम लाने के लिए, कुछ अच्छा खोजने के लिए, जब तक आपके विषय पसंद का नहीं होगा आप क्यों करेंगे? वो पकड़ुआ शादी है कि आपको ज़बरदस्ती शादी करवा दिया गया है, आपको मन तो है नहीं, तो आपकी ज़िंदगी फिर समझ जाइए आप कितना उसमें एंजॉय करेंगे। लेकिन आप अपने पसंद से जब शादी करते हैं या रजामंदी से सबके करते हैं तो उसका अपना मजा है। तो रिसर्च भी उसी तरह से है कि कोशिश यह करना चाहिए कि अपने पसंद का हम विषय लें जिसके साथ हम एंजॉय करें। 4 साल उसके साथ रहना है, उस विषय के साथ, और उस विषय के बारीकियों को खोदना है, गहराइयों में जाना है, उस पर डाटा कलेक्शन करना है। आपके पॉकेट से पैसा खर्च होगा उस विषय से जुड़ा हुआ, तो जब तक पसंद का विषय नहीं रहेगा तो आप क्यों खर्च करेंगे? आप समझिए, पसंद का कपड़ा मिल जाता है तो हम पैसा पे करते हैं, जूता मिलता है पे करते हैं। पसंद का कपड़ा ही नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्ती कोई कह रहा है यही लो, आपको अंदर से नहीं अच्छा लग रहा है तो आप पैसा भी नहीं खर्च करेंगे, समय भी नहीं देंगे। तो 4 साल जिस विषय के साथ उठना बैठना है, सोना है, चर्चा है, चाय दुकान पे, समोसा दुकान पे, सब जगह चर्चा करेंगे, आप दोस्तों से पूछेंगे, गाइड से, तो पसंद का होना चाहिए। सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर संसाधन, पसंद। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वह विषय आपके गाइड को भी पसंद आना चाहिए। अगर मेरा विषय पसंदीदा है, मेरे गाइड का एक्सपर्टाइज उस पर नहीं है, गाइड को लग रहा है कि उस विषय के साथ वो न्याय नहीं कर पाएंगे, आपको हेल्प आउट नहीं कर पाएंगे, देन अगेन दैट इज इरेलेवेंट टॉपिक। इट मीन्स दैट दैट टॉपिक शुड ऑल्सो बी सूटेड टू योर गाइड। कि भाई मेरे अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं, मैं ही आपको दिशा निर्देश दूंगा और आप कुछ ऐसा विषय लेके आ जाए जिसमें मेरी रुचि ना हो, फिर या मेरा नॉलेज ना हो। रुचि भी हो तो नॉलेज नहीं हो, आपकी नॉलेज हो सकती है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल हु इज गाइडिंग यू, द subject should interest to those organization and those people, otherwise they will be not in the position to guide you। उनका भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो गाइड नहीं करेंगे। हालांकि उनका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से कम होगा, क्योंकि उनसे आप कभी कभी ही गाइड लेंगे, सप्ताह में एक बार, महीना में एक बार, लेकिन आपको तो रोज उसके साथ, इसलिए आपकी पसंद ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए कई बार गाइड और स्कॉलर में मतभेद हो जाता है इस बात को, विषय को लेकर, और गाइड कहते हैं भाई गाइड बदल लो, हम नहीं कर सकते हैं, और स्कॉलर बदल भी लेता है कई बार कि दूसरे गाइड जो इंटरेस्टेड हो। डिपार्टमेंट में कई सारे प्रोफेसर होते हैं, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन फिर से योर चॉइस मैटर्स मोर कंपेयर टू द गाइड एंड ऑर्गेनाइजेशन चॉइस, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वंस योर चॉइस इज देयर, देन यू हैव टू make sure that your guide should also approve that topic, otherwise you have to change the guide, or if you are die hard attached to that subject, then you can also change the university, you can drop your PhD and again you can apply to the other university। किसी रिसर्चर ऐसे भी पैशनेट होते हैं जिनको उसी विषय पे करना है, तो वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी तक छोड़ देते हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी में फिर अप्लाई करते हैं और वहाँ से फिर निकालते हैं अगर उस विषय से हो। तो ये चलता है, इस तरह का काम चलता है। ये हुआ टॉपिक के निर्धारण में। एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ है टॉपिक के निर्धारण में, वह यह है कि जो विषय है वह आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। इट मीन्स दैट इफ यू आर डूइंग द मास कम्युनिकेशन टॉपिक, यू आर ऑफ द मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, देन अगेन द टॉपिक शुड बी ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। आप साहित्य के टॉपिक ना ले लें, आप दूसरे विषय के टॉपिक ना ले लें। तो ये भी एक नज़रिया बनता है टॉपिक के चयन में। और जैसा कि मैंने एक बार पहले भी बताया था कि चयन करने से पहले कम्युनिकेशन जुड़ा हो, मास कम्युनिकेशन हो, मास मीडिया जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हो, और आपको यह भी देखना चाहिए कि जो विषय आप ले रहे हैं उसमें डाटा है कि नहीं, है ना। कुछ ऐसा विषय ले लें कि आज़ादी से पहले 17वीं शताब्दी में निकलने वाले जनमाध्यमों के स्वरूप और उनके प्रभाव, ऐसा आप विषय ले लें, और 17वीं शताब्दी का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। टॉपिक तो ले लिया आपने कुछ नहीं पता किया है, प्रूफ भी करवा लिया कहीं से, अब आप डाटा के लिए जा रहे हैं, डाटा कहीं मिल ही नहीं रहा, इस तरह का डाटा ही नहीं है कहीं। कहानी किस्सों में मिलता है थोड़ा बहुत, उस पर PhD यानी कि आपको 300-400 पेज लिखना है, रिसर्च करना है, कहाँ से होगा, फिर आपका रिसर्च फंसेगा। तो विषय के चयन से पहले डाटा है कि नहीं है, या डाटा मिल जाएगा मुझे आसान, सरल, सहज रूप में, तभी हम आगे बढ़ेंगे। डाटा है, अगर वहाँ तक पहुँचने कोई बता दे कि है ये 17वीं शताब्दी, चल जाओ ब्रिटेन के म्यूजियम में, उन लोग के पास है, वहाँ से मिल जाएगा। अब भैया आप ठहरे स्टूडेंट, ब्रिटेन आने जाने में 3-4 लाख रुपया का खर्चा है वहाँ रहने में, यूनिवर्सिटी आपको 8,000 महीने देती है, कहीं से स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अब 4 लाख लगा के आप ब्रिटेन डाटा कलेक्ट करने जाएंगे, आपके लिए मुश्किल है, फिर आपका फंस जाएगा रिसर्च। इसलिए डाटा सहज, सरल, सुलभ हो आपके लिए, विषय आपके विषय से जुड़ा हुआ हो, आपकी पसंद का सब्जेक्ट हो,
और जितना समय है, जितना पैसा है, जितनी क्षमता आप में उतना हो जाए आपके पसंद का विषय, तो आप उस विषय को ले लीजिए, पहला। अब नाउ मूविंग टू द कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज लिटरेचर रिव्यू। विषय ले लिया, अब थोड़ा सा, सॉरी, बिफोर लिटरेचर रिव्यू थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना, ये पार्ट बन जाता है इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन से मतलब यह है कि उस विषय का चयन आपने क्यों किया, कहाँ से आकर्षण फैक्टर जगा, मोटिवेशन क्या था, प्रेरणा कहाँ से मिला, ये सारा चीज़ जो है इंट्रोडक्शन में आप डाल देंगे। कोई भी आदमी आपसे पूछता है, आप जैसे ही बताएंगे रिसर्च टॉपिक, व्हाई यू चूजन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट वाज द मोटिवेशन फैक्टर, हु मोटिवेट्स यू, how did you come to this viewpoint or this conclusion that this particular subject is for your research, who has suggested you, tons of question you will be asked by somebody else and you have to answer to each and every question कि भाई समाज के लिए फ़ायदा है, मेरे लिए फ़ायदा है, शोध के क्षेत्र में ये बढ़ोतरी करेगा, कुछ नया व्यू पॉइंट देगा, इससे ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार होगा, जो ज्ञान में कमियां हैं वो होगा, ये सारा कुछ आप बताते हैं। या हमारे सीनियर ने कहा था कि ये विषय काफ़ी पसंदीदा है, ये करोगे तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, आगे वाली पीढ़ियों को फ़ायदा होगा। सो दिस देयर आर many discussion related to your topic and this all the discussion will be covered in the introduction. इंट्रोडक्शन में जितना भर के आप चाहें अपने पसंद के कारणों का, उसके बारे में सारा पड़ताल, सारा आप डिटेल दे सकते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन, ठीक है। और सारा मोटिवेशन, प्रेरणा और क्यों आपने चुना, ये सारा आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। उसके बाद जो आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आप एक तरह से आप उन तमाम लिटरेचर में जाते हैं, साहित्य में जाते हैं, दस्तावेज में जाते हैं, लिपियों में जाते हैं, जहाँ से भी आपको जो भी दृष्टांत मिल जाता है अपने विषय से जुड़ा हुआ, आप उन तमाम चीज़ों को देखते हैं। जैसे आपने कोई विषय ले लिया, आप लिटरेचर रिव्यू के द्वारा उस विषय से जुड़ी हुई पहले से क्या क्या साक्ष्य है या पहले से जुड़ी क्या क्या चीज़ें हैं वह आप देखते हैं, किस किस विषय पे पहले से शोध हो रखा है यह आप चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू का दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह है कि लिटरेचर रिव्यू के द्वारा ना सिर्फ आप देखते हैं कि पहले से क्या हो गया है, बल्कि आप यह भी चेक करते हैं कि क्या क्या नहीं हुआ है। यानी कि आप जब खुद शोध करेंगे तो आपको दो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट बन पड़ेगी, क्या पहले से हुआ है, हमको वो नहीं करना है, और जो नहीं हुआ है वो हमको करना है, ठीक है। क्योंकि शोध में कुछ नया खोजने जाते हैं, इनोवेटिव करने जाते हैं, कुछ ऐसा, तो जो पहले से हुआ वो खोजेंगे तो क्या नया है, कुछ नहीं नया है, और जो नहीं हुआ वह खोजेंगे तभी नया होगा। तो इसलिए क्या हो चुका है और क्या नहीं हुआ है, यह दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। उन सारा लिटरेचर रिव्यू को आप दे देंगे। और फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लिटरेचर रिव्यू इज नॉट ओनली टू गो थ्रू द लिटरेचर और द साहित्य और समथिंग एल्स। द लिटरेचर रिव्यू इज ऑल्सो इंक्लूड, लिटरेचर ऑल्सो इंक्लूड द फिल्म, ड्रामा, वीडियोज, ऑडियोज, मोनूमेंट्स, आर्काइव, डॉक्यूमेंट्स, FIR रिपोर्ट, डायरी, दिस ऑल आर लिटरेचर। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब कहीं ये ना समझ लीजिएगा साहित्य की भाषा में कि लिटरेचर का मतलब बस सिर्फ साहित्यिक रचना है या किताब कॉपी या लेखन सामग्री है, वही लिटरेचर के तहत आएगा। लिटरेचर में वो तमाम चीज़ें आ जाती है जो कि शोधकर्ता को शोध के विषय के बारे में जानकारी देती है कि उस विषय से जुड़े हुआ क्या चीज़ें हो चुकी है, क्या चीज़ें नहीं हुई है, कहाँ डार्क एरिया है, जो हुआ है उसमें क्या क्या हुआ है, जो नहीं हुआ है उसमें क्या क्या नहीं हुआ, ये सारी जानकारी आपको जितना ज्ञान और दृष्टिकोण मिलता है एंड जहाँ से मिलता है वो सब लिटरेचर आ जाता है। चाहे ऑडियो, वीडियो, इंटरव्यू, क्वेश्चन, आर्टिकल, किताबें उसमें हो, डॉक्यूमेंट्स हो, मोनूमेंट्स हो, उसके बाद FIR रिपोर्ट हो, आर्काइव हो, सूचना हो, जो भी है, दीज आर ऑल द फॉर्म ऑफ लिटरेचर। आपने लिटरेचर रिव्यू किया, यू हैव कम टू द कंक्लूजन, क्या हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है। और लिटरेचर रिव्यू करते समय आप डाटा इकट्ठा भी कर लेते हैं, जो जो नहीं हुआ है वो डाटा, हुआ है वो डाटा, या आपको आपके शोध विषय में कैसे आगे बढ़ना वो डाटा आप इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द रिसर्च मैथडोलॉजी, यानी कि रिसर्च की जो तरीके हैं कंप्लीट करने के वो क्या हैं। और यह माना जाता है कि किसी भी रिसर्च का प्राण है। प्राण है यानी कि आप इंटरव्यू में बैठेंगे किसी भी PhD MPhil में, सम ऑफ द क्वेश्चन दैट इज मैंडेटरी, दैट बिकम्स मैंडेटरी इन द इंटरव्यू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल
what is your topic, what you have think to do in the research, the first important question they will ask, and how you are going to perform. It means that they are asking the methodology, आपका विषय क्या है और कैसे आप उसको अंजाम देंगे, या आपका विषय क्या है और क्यों आपने उसको चुना है और उसको कैसे अंजाम देंगे। बस यही 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में। पीएचडी में आप अप्लाई करेंगे 3 क्वेश्चन आपसे बन पड़ते हैं कि विषय क्या है, क्यों चुना है और कैसे उसको कंप्लीट करेंगे। इससे ज़्यादा किसी को ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं होता है कि आप अभी काम नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट सीरियस, और आने वाले समय में आप काम करेंगे। तो मेथोडोलॉजी के बारे में अगर आपका विषय 2 बहुत ब्रॉड मेथोडोलॉजी होता है जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एंड वन इज़ क्वालिटेटिव एंड अनदर वन इज़ क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में किस विषय का किस मेथोडोलॉजी का आप प्रयोग करने वाले हैं, किसी एक का या दोनों का आप बताते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव में कौन सा है, क्वालिटेटिव में भी आपको मैंने बता दिया कि भाई उसमें ऑब्जर्वेशन है, निजातीय शोध है, ठीक है, उसके बाद डायरी राइटिंग है, उसके बाद वीडियोग्राफी है। ये सब जो है वह क्वालिटेटिव के तरीके हैं। इन डेप्थ इंटरव्यू है, ये सारा जो है वो क्वालिटेटिव में आता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में आपको मैंने बताया सर्वे होता है, उसके बाद जो हल्का इंटरव्यू होता है, क्लोज्ड इंटरव्यू होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, वह आ जाता है क्वांटिटेटिव में। उसके बाद क्वांटिटेटिव में आपका यह भी आ जाता है जो हम क्वेश्चनायर पूछते हैं या जो हम सर्वे करते हैं या क्वेश्चनायर पूछते हैं, वह तो आता ही है। उसके बाद इसमें क्वांटिटेटिव में आपका ये भी आ जाता है, 2-3 और इसमें मेथोडोलॉजी है क्वांटिटेटिव में जो आता है। बहरहाल आप दोनों में से ये बता देंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, और दोनों में क्या कौन सा विषय आप अप्लाई करने वाले हैं या आप बता देते हैं दोनों में, ताकि दिक्कत ना हो आपको और मेथोडोलॉजी में आप कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट, ये मेथोडोलॉजी का सिर्फ वर्णन है, ठीक है। जितने भी मेथोडोलॉजी हैं सबका वर्णन है जो आपने करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है वह होता है डाटा कलेक्शन का, कि डाटा आपने किस विधि से कलेक्ट किया। आपने हालांकि बता दिया है रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि व्हाट इज़ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपने क्या क्या यूज़ किया वो आप बता दिए, क्वांटिटेटिव में क्या क्या मेथोडोलॉजी आता है वो यूज़ किए। बट दिस आर द आइडियल फॉर्म। आइडियल फॉर्म मीन्स दैट यू हैव जस्ट इनएनुमरेट द ईच एंड एवरीथिंग दैट व्हाट आर देयर इन बोथ ऑफ द टॉपिक। और इसके बाद जो रियल में होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में डील करते हैं, उसमें डाटा कलेक्शन में डालते हैं। अब इसमें क्वालिटेटिव का जिक्र कर देते हैं अगर आपका क्वालिटेटिव है तो। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ज़्यादातर जो रिसर्चर हैं वो क्वांटिटेटिव का यूज़ करते हैं। वाई फॉर यू बेटर नो, दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया। क्वालिटेटिव बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, लंबा होता है, और उसमें आप बने रहते हैं, समय संसाधन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, डाटा एनालिसिस भी देर से होता है, और डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होता है। एंड दैट्स वाई द क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी इज नॉट सो मच यूज्ड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द रिसर्च प्रोसेस, वेयर एज द क्वांटिटेटिव इज not so cumbersome or so much complex to use. So that's why this particular methodology is highly used in the media industry also and in the academics also. ज़्यादा यूज़ होता है, और ये हल्का भी है। हल्का होने का मतलब है कि आप यूज़ कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह भी आपको मदद कर देता है, और इसमें भी आप कई तरह की चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। सर्वे का कर लेते हैं, क्वेश्चनायर का कर लेते हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर लेते हैं। ये सारा जो है वो क्वांटिटी में आ जाता है। उसके बाद क्वांटिटी में आप जितना लिटरेचर वगैरह मिलता है, आर्टिकल वगैरह मिलता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव वे में आप डाटा को ये कर लेते हैं, यह भी सब क्वांटिटी में आ जाता है। तो ये क्वांटिटी का ही ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं। उसमें से सर्वे सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, जिसका क्वेश्चनायर मैंने आपको गूगल फॉर्म बना के दिखाया था कि हाउ यू परफॉर्म ऑनलाइन सर्वे, ठीक है। तो ये सब क्वांटिटी के क्वांटिटिव रिसर्च के तरीके हैं। आप बता देंगे डाटा कलेक्शन कैसे किए आप, ये भी एक ज़रूरी प्रोसेस है। और सबके जितना सैम्पलिंग है, सर्वे है, ये सब जो हमने आपको बताया, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये सारे मेथड का डिटेल आपको मैं बताया हुआ हूँ, और उसकी कमजोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है ये भी आपको पता है। तो किसी एक या दो या तीन, ज़्यादा से ज़्यादा तीन से ज़्यादा कोई नहीं यूज़ करता है,
ठीक है, आप बता देंगे डाटा आपने कैसे कलेक्ट किया, सर्वे के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, या डोर टू डोर कैंपेन के द्वारा, या आप पूरा, या ओपिनियन पोल के द्वारा, पोलिंग के द्वारा आपने कैसे डाटा को इकट्ठा किया। ओपिनियन पोलिंग भी मैंने आपको अपने चैनल, यूट्यूब चैनल पर करके थोड़ा सा दिखाया। ठीक है, अब डाटा कलेक्शन हो गया। अब आया द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। डाटा का एनालिसिस करके ही कोई रिसर्चर किसी परिणाम तक पहुंचता है या कोई निष्कर्ष देने की स्थिति में होता है। सो दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम वेयर द इंसाइट, कंक्लूजन एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द रिसर्च इज बीइंग given by the researcher. So data analysis is very integral part and very important part and it should be performed very carefully. बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। क्यों इसके द्वारा ही आप जो है एक अच्छा सकारात्मक परिणाम निकाल सकते हैं। तो डाटा एनालिसिस करने के लिए अगर आपका डाटा क्वांटिटिव है, आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटेटिव है तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। आप बेटर जानते हैं वो क्यों, क्योंकि गुण का कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस नहीं कर सकता। कोई आदमी कितना दुखी है या कितना कम दुखी है वो नहीं बता सकता, वो मानवीय तरीके से ही करना होगा। लेकिन मात्रा का जो प्रोसेसिंग है कोई सॉफ्टवेयर कर सकता है, नाप सकता है, नंबर है गिन सकता है, काउंट कर सकता है, वेट है उसको तौल सकता है, दूरी है उसको, लंबाई है उसको माप सकता है। इसलिए क्वांटिटिव है तो फिर कोई सॉफ्टवेयर का यूज हो सकता है, क्वालिटेटिव है तो मात्रात्मक का ही प्रयोग करना होगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक बार आपका डाटा डेवलप हो जाता है, इट मीन्स दैट यू हैव कम टू द कंक्लूजन, यू हैव गेट द कंक्लूजन, यू हैव प्रोसेस द डाटा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में ही तीनों आएगा, डाटा कलेक्शन और डाटा प्रोसेसिंग। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में ही, रिसर्च मेथोडोलॉजी ब्रॉडर पॉइंट होगा, उसमें आप थोड़ा सा डिटेल दे देंगे सारा मेथोडोलॉजी का, क्वालिटेटिव क्वांटिटी। उसके बाद आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया ये बताएंगे, डाटा को प्रोसेस कैसे किया ये बताएंगे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज बन जाएगा आपका, वह हो जाएगा आउटकम, यानी आपने क्या प्राप्त किया, वह आप डिटेल में दे देते हैं कि आपने क्या प्राप्त किया। और वंस यू हैव गिवन द डिटेल रिलेटेड टू योर टॉपिक दैट व्हाट पर्टिकुलर थिंग यू हैव गॉट इन द रिसर्च, सो दिस इज द आउटकम। आउटकम मतलब कि आपने तमाम बारीकियों से अवगत कराया कि आपने कैसे क्या प्राप्त किया। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, इफ द आउटकम इज ऑफ क्वांटिटिव रिसर्च। अगर क्वांटिटिव रिसर्च से आउटकम अगर प्राप्त किया गया है तो आप इस तरह 1, 2, 3, 4 करके उसको ऑब्जेक्टिव वे में दिखा देते हैं। लेकिन अगर क्वालिटेटिव फॉर्म में अगर डाटा ड्रॉ किया गया है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। आप बेटर जानते हैं क्यों लिखना पड़ेगा, है ना। उसमें आप लिटरेचर निर्माण करते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं, किताब है, आर्टिकल है, दिस आर ऑल द फॉर्म टू एक्सप्रेस द क्वालिटेटिव डाटा। सो बेसिकली बोथ ऑफ द थिंग्स कैन बी यूटिलाइज। अब रिसर्च आउटकम आपने निकाला, आपने तमाम मेहनत का आपने दिखा दिया, प्रतिफल दिखा दिया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज कंक्लूजन, यानी कि परिणाम क्या प्राप्त किया वो दिखाया। कंक्लूजन में कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स, है ना, दोनों आप वर्णन करते हैं। आउटकम के बाद कंक्लूजन, जिसको निष्कर्ष भी हम कहते हैं, वह आप बताते हैं। निष्कर्ष में अगेन पॉइंट टू पॉइंट आप दे सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव ये है, क्वांटिटिव है, अगर क्वालिटेटिव है तो आप हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव वे में आप दे सकते हैं। लास्ट जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वह है रिकमेंडेशन, यानी कि आप क्या भाई इतना मेहनत किया है, इतना दिन रात एक करके आपने कुछ आउटकम ड्रॉ किया है। अब होगा कि भाई इससे आपने बहुत कुछ प्राप्त किया है, वो आपने दे दिया है क्या प्राप्त किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप खुद क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर आप क्या निर्देशित करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वह काम हो जिससे कि समाज को, संस्था को, देश को या किसी भी दूसरे रिसर्चर है उसको फायदा हो, यानी कि योर ओन रिकमेंडेशन फॉर अदर पीपल, यह भी आप बताते हैं, निर्देशित करते हैं। ये लास्ट का हो जाता है। द रिसर्च रिकमेंडेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप रिकमेंडेड करते हैं कि भाई व्यवस्था में आप जो भी विषय है उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो बीमारी है, जिस भी विषय पर आप कर रहे हैं, आप रिकमेंडेशन देते हैं कि आपने रिसर्च में क्या पाया एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग व्हाट आर योर पर्सनल रिकमेंडेशन to the organization, to the society, to the people, and how far they are going to get from your recommendation. How far your recommendation is
plausible and helpful for the people at large. So recommendation is in detail giving insight and the knowledge to the people that they will come to get help when they used to follow your recommendation. This is an ideal guideline, ideal way to prescribe the thing. This is particularly a prescription by the specialist who has performed the research on that particular topic, on that particular issues, and on the basis of his research he has recommended each and everything. तो निर्देशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाता है। इसके द्वारा आप तमाम उन चीज़ों को अवगत करा देते हैं या उन बातों को बता देते हैं जिस पर चलकर कोई भी एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो ये आपका हो गया। अब लास्ट में जो बचता है, ये तो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना उखना नहीं है। लास्ट में रिफरेंसिंग का आता है, वो बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा भी कि रिफरेंसिंग के बिना रिसर्च पूरा नहीं होता, यानी कहाँ कहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया, कहाँ पढ़ाई किया, वो सारा रेफरेंस। आप बिब्लियोग्राफ भी दे सकते हैं। अगर आपने हेडलाइन बिब्लियोग्राफी करके किया है तो उसमें रिफरेंसिंग वाला भी पॉइंट आ जाएगा, प्लस आपको कहाँ से मोटिवेशन वगैरह मिला है, कहाँ से तथ्यों को आपने प्राप्त किया है, ये सारा आप डाल देंगे। सो दिस वन इज रिफरेंसिंग एंड द रिफरेंसिंग और द बिब्लियोग्राफ एट द एंड ऑफ द योर रिसर्च वर्क। इस तरह से आपके सारे चरण पूरे होते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि शोध की क्या चरण है, शोध के कितने चरण हैं, सबका विस्तार से वर्णन करें, मुझे लगता है आप आसानी से कर देंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? बताओ। यस सर।